स्टूडेंट, मैं प्रियंका स्टडीज़ लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, साइंस को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें वीडियो तो लगातार नहीं आ पा रहा क्योंकि इस टाइम थोड़ा नेट इशू है और मैटर आपको अच्छा भी देना है, और जिससे जो है किसी भी एग्ज़ाम में आपको कहीं और ना जाना पड़े, और इसीलिए थोड़ा देर हो जा रहा है। बट अब जो है जल्दी हम कोशिश करेंगे ताकि जो है आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं, कोशिकांग के बारे में हम पढ़ ही रहे थे, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, तो आप प्लीज़ इसको देखिए और समझिए। और लास्ट में हम जैसे ही कोशिका चैप्टर ख़त्म होता है तो तुरंत हम जो है 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक टॉपिक को, और उसी टाइम जो है समझाते चलेंगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइएगा, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आइए देखिए, हम आज पढ़ेंगे लवक के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लवक जिसे प्लास्टिड इंग्लिश में कहा जाता है, जिसकी खोज हैकेल ने किया था और यह नाम सिम्पर ने दिया था। यह पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्लांट सेल है, और आपको पता है ये प्लांट सेल जो है एक अनियमित आकार का होता है, आपने पढ़ाई है। और इसमें जो है ऐसे कोशिकांग है, एक केंद्रक हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी ऐसे प्लास्टिड मतलब लवक है, राइबोसोम है, और यहाँ पे वैक्यूल्स है मतलब रिक्तिका, और ऐसे करके सब इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये जितने भी कोशिकांग हैं, इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, मतलब जो भी इसमें गाल्जी बॉडी वगैरह पाया जाता है, सबसे बड़ा जो है अगर देखा जाए कोशिकांग तो क्या है, वो है लवक। ठीक, फिर यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक की बात करते हैं तो ये जो है कवक में, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में, नीले हरे शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में, मिक्सोमाइसीट्स इन सब में पाया नहीं जाता। मिक्सोमाइसीट्स जो है ये जो है प्रोटिस्टा साम्राज्य का एक जीवों का समूह है, जिसमें जो है कवक और प्रोटिस्टा दोनों के गुण पाए जाते हैं। और बाकी इसमें देखते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है, लवक 3 प्रकार का होता है। एक हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये जो होता है हरित लवक, ये हरे रंग का लवक होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट जिसे कहते हैं वर्णी लवक, क्रोमो मतलब होता है क्या, कलर होता है, प्लास्ट मतलब क्या होता है, प्लास्टिड। तो ऐसा जो है प्लास्टिड या ऐसा लवक जिसमें रंग हो, मतलब ये रंगीन लवक होता है। बाकी बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णी लवक, वो जो है रंगहीन लवक होता है। और आगे जो है एक एक करके हम देखते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही फंसता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हरित लवक की बात करते हैं, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्योंकि जो है ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, इसमें क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज या फिर अपने भोजन का निर्माण करता है, इसलिए कोशिका का घर कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं तो ये हरे रंग के होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, मतलब प्लांट का ऐसा भाग जो हरे रंग का होगा, वो सारा जो है पर्णहरित जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, और वहाँ पे सब जो भी पार्ट होगा, चाहे वो स्टेम हो मतलब या तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो जो भी हो, फल हो, अगर वो हरे रंग का है तो पक्का वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, मतलब अपने भोजन का निर्माण करेगा ज़रूर। फिर आगे देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नीली हरी शैवाल, फिर लाल शैवाल तथा कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों में जो है हरी कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब हरित लवक जो है सभी पौधों की जो है हरी कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब जो भी ग्रीन कलर के होंगे मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हरित लवक उपस्थित है। फिर बात करते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट केवल उन्हीं भागों में पाया जाता है जो प्रकाश में रहते हैं। फिर आगे देखते हैं, हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में अपने पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये अभी हमने देखा ही। और बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की, जिसकी खोज सिम्पर ने किया था 1885 में। फिर हम हरित लवक की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं।
तो देखते हैं इसको। मान लीजिए मैंने एक लीफ लिया हुआ है, एक लीफ है ये मान लीजिए, और इसमें से मैंने एक कोशिका निकाली और यहाँ पे रख के फिर यहाँ से मैंने एक हरित मतलब लवक को निकाला, हरित लवक को फिर बाहर कर लिया। फिर इसको देख रहे हैं ध्यान से, तो देखिए इसमें क्या है, क्या क्या दिख रहा। पहले तो बाहरी झिल्ली दिख रही है, जो बाहर का ग्रीन कलर का है, बाहरी झिल्ली दिख रही है। फिर अंदर जाते हैं तो उसमें आंतरिक झिल्ली मिलता है जो कि इसको प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर अंदर देखते तो जो डॉटेड है ऐसे ऐसे करके, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। फिर देख रहे हैं कि राइबोसोम भी पाया जा रहा है, जो कि इसमें भी 70 राइबोसोम ही पाया जाता है। फिर डीएनए भी पाया जा रहा है इसमें, मैंने देखा बताया ही था आपको। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या फिर हरित लवक हुआ, लवक में इन सब में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। फिर देखते हैं कि जैसे देखिए ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ। जैसे एक सिक्का है, उसके ऊपर एक सिक्का रखा गया है, फिर ऐसे रखा गया, फिर ऐसे रखा गया है। ऐसे इन सब सिक्कों का ढेर है, जिसे क्या कहते हैं, मतलब सिक्कों के ढेर जैसी संरचना, इसको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहेंगे इसको, ग्रेनम कहेंगे। ठीक, फिर देखते हैं तो एक ग्रेनम से जुड़ा हुआ दूसरा ग्रेनम है, और इसका जो भी जिससे जुड़ा हुआ उसको कहते हैं स्ट्रोमा पटलिकाएं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो एक मिनट बस। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के चारों ओर इकाई कलाओं की बनी 2 झिल्लियाँ होती हैं, जो वसा प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। मतलब जो ये झिल्ली हुई बाहर है, ये जो है फैट और प्रोटीन का बना हुआ, वसा और प्रोटीन का बना है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। झिल्लियों से घिरे तरल अर्ध तरल दानेदार पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। जो मैंने आपको दिखाया जो ऐसे डॉटेड है, इसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। फिर आगे देखते हैं, स्ट्रोमा के अंदर झिल्लियों के बनी पटलिकाएं, इसे लैमली कहते हैं, मतलब लैमली इंग्लिश में कहते हैं। ये पटलिकाएं होती हैं। ये पटलिकाएं मतलब लैमली कई सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। यही चीज़ अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। ये जो है पटलिकाएं हैं, देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे। फिर देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, जिसे प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। दूसरा अप्रकाशिक अपक्रिया होता है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण चैप्टर जो है बॉटनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये दोनों हुआ। फिर ये जो है प्रकाशिक अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक के ग्रेना में होता है। अब इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसको ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो ग्रेनम में होती है। कहाँ, ग्रेनम में। ये जो सिक्कों का ढेर है इसमें होता है। ठीक, लेकिन जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है ये स्ट्रोमा में होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब इसमें जो है प्रकाश मतलब लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाशिक अपक्रिया में लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक, इसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे आगे चल के। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद मतलब इन दोनों प्रोसेस के बाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, आपको पता ही है। फिर हरित लवक पौधों में पाए जाने वाले हरे रंग के पदार्थ होता है, मतलब हरित लवक पौधे में पाए जाने वाला एक हरा रंग का पदार्थ होता है, जिसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसको ध्यान से पढ़िए, इसको आप हाईलाइट करके ज़रूर जो है नोट करिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, कि पूछेगा आपसे कि हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हरित लवक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये चीज़ मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं वर्णी लवक की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। और वर्णी लवक का निर्माण हरित लवकों के द्वारा होता है, मतलब जो हरित लवक होता है वर्णी लवक में चेंज हो जाता है। ये प्रायः नारंगी, भूरे, लाल आदि रंग के होते हैं, और इनमें स्ट्रोमा नहीं पाया जाता। स्ट्रोमा अभी आपने देखा हरित लवक में पाया जा रहा था, लेकिन वर्णी लवक में नहीं पाया जाता। और वर्णी लवक पुष्पों के दलों या रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण पुष्पों का रंग चमकीला होता है, जिससे कीट परागण में सहायता होती है।
मतलब जैसे जब जो चीज़ जैसे कोई भी चीज़ हो जिसमें रंग हो, जैसे चाहे वो कोई फ्लावर हो या कोई फ्रूट हो, कुछ भी हो जो रंग बिरंगा होता है फलों में या फिर कुछ भी प्लांट में देखें, तो वो सब वर्णी लवक की वजह से होता है। और वर्णी लवक कई रंग प्रदान करता है। जैसे देखते हैं बीटा नोन लवक है, वर्णी लवक है, जो कि चुकंदर में पाया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं नारंगी कलर जो होता है, ये कैरोटीन नामक वर्णी लवक से जो है ये नारंगी कलर जो है प्रोड्यूस होता है। और ज़ैंथोफिल में जो है पीला कलर जो है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। फिर गाढ़ा पीला जिसे सनसेट येलो कहते हैं वो कुरकुमिन के कारण होता है। फिर लाल कलर जो है रेड कलर ये लाइकोपेन के कारण होता है। बैगनी कलर जो है ये एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक से होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो है जैसे गाजर का नारंगी कलर किस कारण होता है, तो उसमें कैरोटीन के कारण होता है। फिर जो है कहते हैं कि इसे लाल कलर है, तो कोई भी से टमाटर का लाल कलर क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। फिर ऐसे ही इसको याद कर लीजिएगा, पूछता बहुत ज़्यादा है। फिर आगे हम बात करते हैं आवर्णी लवक की बात करते हैं, जो तीसरा टाइप है लवक का, उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ये रंगहीन लवक होते हैं। यह लवक अधिकांश उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। मतलब प्रकाश कहाँ नहीं पहुँचेगा, तो पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर नहीं पहुँचेगा। तो जड़ में जो है मतलब कि क्या है इसका, कि जड़ में जो है वर्णी लवक पाया जाता है और फल में भी पाया जाता है, क्योंकि फल के अंदर जो देखते हैं जैसे मैंगो है उसके अंदर कोई कलर नहीं होता है जब कच्चा रहता है, तो वहाँ पे भी अवर्णी लवक होता है। तो ऐसे बात हम कर सकते हैं। फिर अधिकतर पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, जो भी हमने देखा। फिर अवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश में हरित लवक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अभी आपने क्या देखा, जो हरित लवक है, एक सेकेंड, जो हरित लवक है वो चेंज हुआ किसमें, वर्णी में, और जो है और फिर ये हरित लवक क्या कह रहा है, ये अवर्णी लवक जो है ये सूर्य के प्रकाश में हरित लवक में बदल जाता है। अवर्णी जो है ये हरित लवक में बदलता है। ठीक, फिर देखते हैं तो ये भोजन संग्रह का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगर इससे संबंधित आपको नहीं समझ में आता है, मतलब लवक के संबंधित, तो आप प्लीज़ इसको बताइएगा। फिर हम डियर स्टूडेंट आगे आके आपसे बात करते हैं कि हम गुणसूत्र के बारे में, जो कि केंद्रक में पाया जाता है। मतलब एक केंद्रक हम देखते हैं, उसमें ऐसे केंद्रिका होती है उपस्थित, और उसमें देखते हैं कि ऐसे जालनुमा संरचना बनी रहती है जो कि केंद्रक के दीवार से ऐसे टच रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक, यही क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन के समय, कोशिका विभाजन के समय जो है एक स्टेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि यही क्रोमैटिन एकदम जो है अच्छे आकार में दिखने लगता है, तो इसे जो है क्या नाम दे देते हैं, गुणसूत्र नाम दे देते हैं। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं, आइए। तो क्रोमोसोम की जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने किया था और इसका नाम वाल्डेयर ने दिया और इसको कहा रंगीन अंग या क्रोमोसोम बोला, और इसकी पहचान के नागेली ने किया और इसे कहा इडियोप्लाज्म, मतलब इडियोप्लाज्म इसको नाम दिया। फिर देखते हैं तो केंद्रक का क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान संरचनाएं बनाती हैं। इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। फिर गुणसूत्र का काम क्या है, ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और इसकी साइज़ की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, तो 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के बीच इसका साइज़ रहता है। और इसकी हम बात करते हैं तो बना किसका रहता है, तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और अभी हमने आप देखा ही कि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का आकार स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा और इसको जो है हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। फिर देखते हैं कि पक्षी, जो छोटी पक्षियाँ होती हैं और कवक जो होते हैं उनमें जो है गुणसूत्र का आकार जो होता है वो होता है 0.25, क्या साइज़ होता है उसका, 0.25 माइक्रोन उसका जो है स्ट्रक्चर होता है। किसका,
गुणसूत्र का पक्षी व कवक में। फिर मानव में बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में 5 माइक्रोन का स्ट्रक्चर होता है। फिर ट्रिलियम पादप की बात करते हैं तो उसमें 30 माइक्रोन का स्ट्रक्चर होता है। डियर स्टूडेंट, हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र की। तो देख ही रहे हैं कि छड़नुमा एक संरचना बनी हुई है और इसमें देखते हैं अच्छे से तो हमको क्या क्या पार्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, ये लेयर है, इसको कहते हैं पेलिकल। और फिर देखते हैं जो टॉप का जो एंड पॉइंट है, इसको कहते हैं टेलोमियर। और इसके अंदर जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। और जो एक देख रहे हैं आप, एकदम ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको कहते हैं क्रोमोनिमेटा। और इसी क्रोमोनिमेटा के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन का जमा हुआ है मोतियों के आकार का, इसे कहते हैं क्रोमोमियर। और एक जो है जो क्रोमोनिमेटा होता है, एक जगह आकर ये इकट्ठे जो है बाइंड हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं सेंट्रोमियर नाम देते हैं। और यहाँ पे जो सिकुड़ जाता है, यहाँ पे आगे इसका स्ट्रक्चर, इसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। किसी किसी जो है गुणसूत्र में एक ही संकीर्णन होता है, लेकिन किसी किसी में 2 हो जाता है। तो जहाँ एक होता है वहाँ प्राथमिक कहते हैं, और जहाँ जैसे मान लीजिए 2 स्ट्रक्चर हो गया तो उसे द्वितीयक भी नाम दे देते हैं। और फिर देखते हैं तो इसके नीचे ऐसे ही गांठ के समान गोलाकार उभरा हुआ भाग होता है, इसे क्या कहते हैं सैटेलाइट। तो देखते हैं कि एक पार्ट के बारे में। तो टेलोमियर की बात करते हैं, गुणसूत्र के सिरे को अन्य गुणसूत्र से जोड़ने से रोकता है। ठीक, जो ये होता है ये भाग ऊपर का, ये क्या करता है कि ये जैसे गुणसूत्र है और दूसरे गुणसूत्र से जुड़ने ना पाए, इसके लिए हेल्प करता है कौन, टेलोमियर। ठीक, और साथ ही साथ में क्या करता है कि उम्र के साथ इसका आकार छोटा होता चला जाता है, जैसे एज बढ़ेगी और इसका साइज जो है छोटा होता चला जाता है। फिर हम देखते हैं पेलिकल की बात करते हैं तो गुणसूत्र की बाहरी आवरण या झिल्ली होती है पेलिकल, उसको हमने देखा ही। फिर आगे देखते हैं तो मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है कि जेली के समान द्रव होता है जो जिसमें जल, प्रोटीन, खनिज, एंजाइम होता है, इसकी बात कर रहा है। ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है कि इसमें जो है जेली नुमा संरचना होती है, मतलब जेली नुमा जो है द्रव होता है। और इसमें ये जो होता है, इसमें जल होता है और जो है प्रोटीन होता है और खनिज होता है और एंजाइम होता है। ठीक, फिर आगे क्या बात करते हैं, क्रोमोनिमेटा की बात करते हैं। तो क्रोमोनिमेटा की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो कि धागे नुमा भाग है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो है सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है यही चीज़ इसकी बात कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है गुणसूत्र में, और ये धागे नुमा भाग होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। क्रोमोमियर की बात करते हैं तो क्रोमोमियर की कह रहा है कि मोतियों की तरह कणिका संरचना होती है, जिसे हमने देखा है। ये जो बात कर रहा है डॉटेड ऐसे इसे करके है, हिस्टोन प्रोटीन जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मोतियों की तरह कणिका संरचना होती है, उसे क्रोमोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर की बात करते हैं तो संकीर्ण भाग होता है जहाँ पे आके सिकुड़ जाता है उसे जो है, और यहाँ पे क्रोमोनिमेटा जो है दोनों आके बाइंड हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। फिर सैटेलाइट की बात करते हैं जो कि मतलब सबसे लास्ट का छोर होता है, और ये एक गांठ के समान गोल उभरा भाग होता है। फिर हम गुणसूत्र में ही आगे बात करते हैं, कोशिका विभाजन की बात करते हैं। तो देखते हैं कोशिका विभाजन कैसे होता है, कैसे जो है किसी मैटरनल पैटर्नल सेल से जो है एक डॉटर सेल का निर्माण होता है, मतलब सारी बात हम इसमें करते हैं। तो देखते हैं पहला जो होता है समसूत्री विभाजन होता है जिसे माइटोसिस कहते हैं, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे मियोसिस कहते हैं, और तीसरा होता है असूत्री विभाजन जिसे एमाइटोसिस कहते हैं, जो कि छोटे जीव या प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। असूत्री विभाजन की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक सेल है और इसको डिवीज़न करना है तो क्या करेगा, खुद को ऐसे डिवाइड कर लेगा, ऐसे करके मतलब खुद के बीच में स्ट्रक्चर ऐसे बना लेगा। इसके बाद यही जो है 2 ऐसे कोशिका का निर्माण कर लेता है, तो बहुत आसानी से असूत्री विभाजन हो जाता है। इसीलिए जो भी बैक्टीरिया वगैरह होती है बहुत जल्दी फैल जाती हैं बीमारियां, तो क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है।
फिर आगे हम बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन की देखते हैं। समसूत्री देखते हैं तो इसे माइटोसिस कहते हैं। तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो पूरे भी शरीर में जो है ये समसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं, मतलब पूरे शरीर में ये होता है। फिर हम अगर कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं, इसे मियोसिस कहा जाता है। ये लिंग निर्धारण के लिए होता है और गैमीट सेल में डिवीज़न होता है, ठीक। फिर आगे बात करते हैं तो देखिए इसको समझिए आप अच्छे से। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, एक सेकेंड, मान लीजिए एक कोशिका है जिसमें 46 क्रोमोजोम हैं, ठीक। तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा, सम मतलब होता है समान और विभाजन, ठीक है। तो 46 क्रोमोजोम हैं, तो जब ये जो है 2 कोशिकाओं में टूटेंगे तो उसमें भी 46 जो है क्रोमोजोम रहते हैं। ये चीज़ इसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस कहते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं मियोसिस की तो इसमें आप जानते हैं कि इसका हिंदी क्या है, अर्धसूत्री, मतलब जो क्रोमोजोम रहता है उसको आधा कर देता है। अभी आप जानते हैं कि ये जो है लिंग निर्धारण के लिए होता है। जैसे मान लीजिए जो है कि जैसे माता का क्रोमोजोम 46 है और जो है पिता का क्रोमोजोम कितना 46 है और अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, तब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कितना 92 हो जाएंगे ना। अब आप सोच लीजिए किसी भी बच्चे में जब 92 क्रोमोजोम किसी भी बच्चे में पाया जाएगा तो कैसा होगा, वो एलियन ही तो होगा, एलियन ही बन जाएगा। इसीलिए जो है नेचर ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि वहाँ पे जो है अर्धसूत्री विभाजन कर देता है इसे और एकदम सेम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं पुरुष की बात करते हैं, महिला हम की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि दोनों में कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, 44 गुणसूत्र जो होते हैं उसे ऑटोसोमल कहते हैं, जो कि जो है शरीर का निर्माण करता है। लेकिन 2 क्रोमोजोम जो होता है इसे एलोसोमल कहते हैं, वो लिंग निर्धारण का काम करता है। फिर ऐसे फीमेल में भी ये 44 क्रोमोजोम क्या होता है, ये ऑटोसोमल होता है जो कि पूरे शरीर का निर्माण करता है। लेकिन जो 2 क्रोमोजोम है वो क्या करता है, वो जो है लिंग का निर्धारण करता है, ठीक। और हम बात करते हैं तो जो लिंग निर्धारण जो क्रोमोजोम होता है वो पुरुष में, उसे हम XY से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं महिला की तो उसमें क्या होता है, उसमें XX क्रोमोजोम मतलब ऑटोसोमल जो लिंग निर्धारण होता है उसे XX से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ पे समझिए अच्छे से, देखिए एक सेकेंड रुकिए, पेन ले लूँ। हाँ, तो देखिए जैसे तब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे कि अब हो गया 44 यहाँ पे है और ये 2 जो है सेक्स क्रोमोजोम है, ठीक। फिर यहाँ पे हुआ अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। आपने दिमाग में इसको अच्छे से यहीं पे समझ लीजिए, अच्छे से रख लीजिए अपने दिमाग में। अब हुआ अर्धसूत्री विभाजन, अब दोनों को कर दिया इसने आधा, 44 को कर दिया 22 और ये 2 को कर दिया 1। फिर ऐसे जो है फीमेल में भी होगा, 44 को कर दिया 22 और 2 को कर दिया 1। अब आप देखिए, अब जो है यहाँ पे क्या होगा, जो है यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन या फिर एक जायगोट का निर्माण होगा, ठीक। एक न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होगा। तो उसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे 44 क्रोमोजोम हैं इसके क्या कहते हैं पिता के, और 44 ही क्रोमोजोम माता के हैं। तो वहाँ पे इसके बाद हुआ क्या, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इसके बाद ये 22 में हो गए प्लस 1 हो गया, फिर यहाँ से इसमें भी 22 हो गए प्लस 1 हुआ। अब ये दोनों मिले तो हो गया क्या, 44 हुआ। फिर इसके बाद इसमें से भी 1 मिलेंगे, इसमें से 1 और इसमें से 1 मिलके क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2। तो इसके बाद कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे किसी बच्चे में, वो हो जाएंगे 46, ठीक। कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगी, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए जैसे 44 क्रोमोजोम है और ये 2 है जो कि ये सेक्स क्रोमोजोम है और ये शरीर का निर्माण करता है। अर्धसूत्री विभाजन में तो दोनों ही ना आधा होगा, तो ये 22 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। वैसे माता में भी होगा, मतलब फीमेल में भी होगा। इसके बाद क्या होगा, तो जब जो है मेल और फीमेल जब मिलेंगे बच्चे का जो निर्माण होगा
तो यहाँ पे क्या 22 जो ये और 22 ये मिलके कितने 44 हो जाएंगे। फिर एक इसमें से और एक इसमें से दोनों मिलके 2 हो जाएंगे। इसके बाद कितनी क्रोमोजोम हो जाएंगी 46 क्रोमोजोम हो जाएंगी। ठीक, और एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे ये ऑटोसोमल है मेल और फीमेल में, तो देखिए जैसे एक्स और वाई जब मिलते हैं, ये कोई भी कंडीशन बन सकती है, चाहे वो एक्स मिले, चाहे एक्स वाई मिले, चाहे जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जैसे पुरुष है और ये महिला है, और यहाँ पे लिंग गुणसूत्र दोनों में है पाया जा रहा, तो पुरुष में से एक्स वाई पाया जाता है, महिला में एक्स पाया जाता है। अब देखिए जब एक्स से एक्स मिला तो एक्स बना, फिर एक्स से फिर एक्स मिला दिया गया, फिर एक्स बना, फिर एक्स से वाई से मिला, फिर एक्स वाई ऐसे करके बना। तो ऐसे ही करके बनता है। और आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, मतलब 50-50 का रेशियो बनता है। ये क्वेश्चन आता भी है कि मतलब किसी भी जो है डॉटर सेल जो होती है वो फीमेल या फिर जैसे मेल की बात करते हैं तो उसमें मतलब 50-50% होता है कि वो लड़का होगी या लड़की होगी, कोई ये कंफर्म नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मतलब 50% चांस तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ महिलाओं में होता क्या है कि कभी उनका जो है गर्ल बेबी होगा तो गर्ली बेबी होगा, नहीं तो लगातार बॉयज़ मतलब लड़का ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि देखिए वो डिपेंड करता है स्पर्म पे कि कौन किस टाइप का स्पर्म जाके ओवम से मिल रहा है। अगर वो बार बार जो है एक्स जा रहा है मिल रहा है तो बार बार लड़की होगी, लेकिन अगर वाई मिल रहा है तो वो बार बार लड़का ही होगा। अगर दोनों रेशियो में मिलेंगे, कभी ये कभी वो स्पर्म, तो जो है लड़का लड़की दोनों मिक्स होते हैं, कभी ये तो कभी वो। ठीक, तो इसको आप अच्छे से समझिए। अगर समझ में ना आए तो बताइएगा कमेंट में, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि किसी भी गर्ल और किसी भी बॉयज़ को होने का जो है चांस होता है वो 50-50% होता है, दोनों में हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, क्योंकि एक जो स्पर्म होता है वो 22 प्लस या एक्स ये क्रोमोजोम रखेगा, या फिर 22 प्लस वाई क्रोमोजोम रखेगा। अब इस दोनों में से पता नहीं एक्स वाला जाके मिल जाता है कि पता नहीं वाई वाला जाके मिल जाएगा। अब जो मिलेगा वैसे ही बनेगा, अगर वाई वाला मिलेगा तो जाके बॉय बनेगा, अगर जो है एक्स जाके मिलेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, गर्ल। इसको हम अच्छे से देखेंगे जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये अच्छे से डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि विभिन्न जीवों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है, आपको पता ही है। तो देखते हैं कि किस किस जीव में कौन कौन से जो है कितने कितने गुणसूत्र मतलब पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये जो है जानते हैं आप, एक छोटे एग्ज़ाम से लेके एक बड़े एग्ज़ाम मतलब PGT तक ये बायोलॉजी जो है इस कवर करेगा, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स बनाते चलिए ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें। तो आइए देखते हैं। तो एक बैक्टीरिया की बात करते हैं, मतलब जीवाणु की बात करते हैं, तो उसमें 1 क्रोमोजोम पाया जाता है। मटर की बात करते हैं तो उसमें 14 क्रोमोजोम पाया जाता है। मक्का की बात करें तो उसकी कोशिका में जो है 20 क्रोमोजोम पाया जाता है। टमाटर की बात करते हैं तो उसमें 24 क्रोमोजोम पाया जाता है। मेढक की बात करते हैं तो उसमें 26 क्रोमोजोम पाया जाता है। और नींबू की बात करते हैं तो उसमें 18 और 36 क्रोमोजोम पाया जाता है। अगर छोटे नींबू की बात करेंगे तो उसमें 18 पाया जाएगा, लेकिन अगर बड़े नींबू की बात करते हैं तो उसमें 36 जो है क्रोमोजोम पाया जाएगा। ठीक, और आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग में मतलब मानव में कितना पाया जाता है, 46। फिर हम अगर देखेंगे आलू, चिंपांजी और तंबाकू की बात करते हैं तो इसमें 48 पाया जाता है, तीनों में 48 ही पाया जाता है। और हम बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, तो टेरिडोफाइटा में जो है ये भी प्लांट जैसे टेरिडोफाइट्स में क्या आता है कि फर्न वगैरह आते हैं, तो उनमें जो है क्रोमोजोम की जो संख्या होती है वो 1300 से 1600 होती है, सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। फिर हम घरेलू मक्खी की बात करते हैं तो उसमें 12 क्रोमोजोम पाया जाता है, और मच्छर की बात करते हैं तो 6 पाया जाता है। मतलब घरेलू मक्खी की बात करते हैं तो उसके कोशिका में ज़्यादा क्रोमोजोम है, लेकिन मच्छर में कम है। फिर स्कैरस की बात करते हैं तो उसमें 2 क्रोमोजोम पाया जाता है। बिल्ली की बात करते हैं तो उसमें 38 पाया जाता है। चूहा में 40, गेहूँ में 42, कुत्ता में 78 और घोड़े में
64 और जबकि प्याज में 16 पाया जाता है। इसको आप 2-3 बार अपने रफ में ऐसे लिख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि ये क्रोमोजोम से डीएनए कैसे फॉर्म होता है। कुछ नहीं होता इसमें, देखिए जैसे ये है क्रोमोजोम है, ये है गुणसूत्र। इस गुणसूत्र की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, ये देखिए लीजिए, मान लीजिए गुणसूत्र की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, ये देखिए। और देखिए कैसे इसमें गोल आकार कैसे बंधा हुआ है, ये देखिए अच्छे से। इस बार देख ही रहे होंगे कि हिस्टोन प्रोटीन कैसे बांधे हुआ है, इसको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे लग रहा है कि किसी भी जो है रस्सी से या किसी चीज़ से किसी गेंद को बांधा गया है, लेकिन ये गेंद ही मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन इसको बांधने का काम करता है। तो इसको हमने अच्छे से खींचा, इसकी टांग को पकड़ के। इसके बाद देखिए अच्छे से जब इसको हम फैला देते हैं तो ये हिस्टोन प्रोटीन अलग हुआ। फिर अब यही चीज़ जैसे ये जो है आगे बढ़ता जाएगा तो ये डीएनए यही बन जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, बस वही पकड़ के जब खींच दिया गया, मतलब वो ये स्ट्रक्चर डीएनए जो मतलब जो गुणसूत्र था उसको पकड़ के खींचा गया तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना, जैसे क्रोमोनोमेटा था नहीं, वही चीज़ ये फीता आकार का होता है, मतलब देख रहे हैं। तो इसे बोला गया डीएनए। और डीएनए को जब हम पकड़ के खींचते हैं तो जीन का निर्माण होता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताऊंगी डिटेल में। यही जो है जेनेटिक शो करता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। तो आप देख ही रहे होंगे अच्छे से, एकदम इस पिक्चर में दिख रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको बना ही लीजिएगा अच्छे से, बहुत बढ़िया इसमें दिया गया है। ठीक, तो आपको हमने डीएनए तक बता दिया। अब हम कल डीएनए के बारे में स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है देखिए और इसको नोट्स बनाते चलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, क्योंकि वही एक माध्यम होता है किसी भी चीज़ को याद करने का। तो प्लीज़ मेरे मेहनत को जो है बेकार मत करिएगा। इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा कैसा है वीडियो, कंटेंट कैसा है। देखिए जो है आपको किसी अच्छे मतलब बुक, एक ही बुक में नहीं मिलेगा, कई जगह से मैंने इसको कलेक्ट किया, इसके बाद बनाया हुआ मैंने, और आपको मैटर में कोई कमी नहीं मिलेगी, आपको इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही कोर्स का चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, 30 से 40 क्वेश्चन, और उसमें आपको रिवीजन करवा दूंगी। और आप परेशान मत होइए, आप समझते चलिए, बस याद हम करा देंगे। तो फिर आज यहीं तक, कल हम आपको डीएनए आरएनए के बारे में बात कराएंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर का। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे मेहनत को ज़रूर आप एक बार बताइए कि कैसा लग रहा है। थैंक यू।